Hello, good morning everyone. Welcome again to Nursing Entrance Center 24/7. I am Mehak Shokan, your physics educator. और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा एएनएम और जीएनएम के बारे में कि हरियाणा एएनएम जीएनएम में आपके एडमिशन्स कैसे होते हैं, आपके फॉर्म्स कब निकलते हैं, किस बेसिस पर आपका एडमिशन बनेगा या कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, क्या इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, एएनएम एंड जीएनएम का जो प्रोसेस होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो हरियाणा एएनएम और जीएनएम का जो प्रोसीजर है, यहाँ पर आपका जो एडमिशन होता है उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये आपका 12th की 10+2 की आपके पास जो मेरिट बनती है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर होता है। ठीक है, तो +2 मेरिट बेस्ड इसके एडमिशन रहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट इसको देने के लिए एलिजिबल है या क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एएनएम जीएनएम के फॉर्म्स फिल करना चाहते हैं हरियाणा के कॉलेजेस के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हम अगर बात करें बेटा जी सिटीजनशिप की, तो आपके पास आप यू गाइस मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि अगर कोई बाहर से बिलोंग करता है या उसके पास आपके पास यहाँ पर वैलिड सिटीजनशिप नहीं है तो आप नहीं भर सकते। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप डेफिनेटली भर पाएंगे। दूसरी बात बेटा जी, स्टेट कोटा होता है, हर एक राज्य में होता है, तो हरियाणा में भी है। अगर आप हरियाणा डोमिसाइल आपके पास है, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट सीट्स में बहुत फायदा मिलेगा। बाहर के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन वही रिजर्वेशन यहाँ पर होती है, स्टेट कोटा सीट्स यहाँ पर डेफिनेटली बच्चों आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम एट 35 आप कर सकते हैं, मतलब अगर कोई 35 साल तक का है वो भी भर सकता है। अगर हम आपकी ही बात करें स्पेसिफिकली, जो स्टूडेंट्स अभी +2 के बाद देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 17 साल की है। अगर आप 17 साल से कम के हैं तो आप नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी एज मोर देन 17 ईयर्स है तो बहुत आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका एएनएम के लिए। अगर मैं जीएनएम की बात करूं, जीएनएम के लिए वही 17 ईयर्स आपकी मिनिमम होती है, और जीएनएम के लिए मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट नहीं होता, यानी कि अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन या मेल्स भर सकते हैं, फीमेल्स भर सकते हैं, यहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स जो हैं अलाउड हैं आपका फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर हम एएनएम की बात करें तो बेटा एएनएम में आप सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर पाएंगी। जीएनएम में कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ फीमेल्स को अलाउ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर मेल प्लस फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर पाते हैं। और अगर मैं एमपीएचडब्ल्यू की बात करूं तो इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अलाउड होते हैं। तो देखो, थोड़ी पार्शियलिटी या थोड़ा सा फेवरिज्म फीमेल्स की तरफ तो होता ही है एएनएम के अंदर, लेकिन जीएनएम में आप दोनों ही फिल कर सकते हैं, और एमपीएचडब्ल्यू में आपकी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं वही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो भी बच्चा एएनएम का फॉर्म फिल करना चाहता है उसके पास 12th होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो उसका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हर एएनएम एंड जीएनएम के एग्जाम में इंग्लिश मैंडेटरी होती है। ठीक है, आपने जो भी 12th किया है, 12th में आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपका जो एग्रीगेट है कंबाइंड परसेंटेज आपकी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से यदि आपने 12th करी है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी। अगर आपने मान लीजिए 12th किया है तो आपको बस ये चाहिए होता है, अगर आपने वोकेशनल एएनएम किया है या तो फिर किसी भी हेल्थ केयर साइंस स्ट्रीम से आप लोगों ने अपना डिप्लोमा लिया हुआ है, तो वहां पर भी अगर आपका एग्रीगेट 40% से ज्यादा है तो आप एएनएम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जीएनएम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एएनएम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए एएनएम के अंदर, तो आप जीएनएम का फॉर्म फिल करेंगे। अगेन इंग्लिश एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और 40% से ज्यादा आपके नंबर आने चाहिए। वोकेशनल और हेल्थ केयर साइंस वाला बच्चा भी भर सकता है जिसके 40% से ज्यादा है। जिसने 12th करी है, यानी कि 12th आप लोगों ने कर ली है, 12th में भी आपका 40% से ज्यादा एग्रीगेट बनना चाहिए, प्लस इंग्लिश आपका जो है एक प्रेफर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो इन्होंने एग्रीगेट 40% माना हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि इंग्लिश में सेपरेटली 40% स्कोर करना मांग लेते हैं। तो ये सारा का सारा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि आपने 12वीं की हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो, इंग्लिश आपके पास 12th में एक सब्जेक्ट रहा हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 40% आपका एग्रीगेट ओवरऑल बनना चाहिए। वोकेशनल एएनएम किया है या तो फिर आपने हेल्थ साइंस
स्ट्रीम से भी किसी ने अगर अपनी 12th की है, आपके पास जो वोकेशनल स्ट्रीम थी वो हेल्थ केयर रही है, तब भी आप जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे मेडिकल फिटनेस की, और ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। जब एक बार आप फॉर्म फिल कर लेंगे, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और वो देखो, कहीं कहीं पर आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा, कहीं कहीं पर आपको ये बोल देंगे कि किसी भी आप जाकर के अपने आसपास के हेल्थ सेंटर से आप जो है अपना टेस्ट करवा लीजिए, और आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ता है कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं। बिकॉज दिस इज एन आपका जो फील्ड वर्क होता है, तो फील्ड वर्क के लिए आपका जो मेडिकल फिटनेस है वो बहुत जरूरी होता है। और आप किसी भी स्टेट का अगर एएनएम जीएनएम का फॉर्म फिल करते हैं, तो मेडिकल फिटनेस यहाँ पे एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है। तो जो बच्चा फिजिकली फिट है वही इन फॉर्म्स को फिल कर पाएगा। अब हम थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से, अगर हम हरियाणा की बात करेंगे स्पेसिफिकली, कि किस हिसाब से आपकी सीट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखो, यहाँ पर हर एक स्टेट आपकी स्टेट कोटा के अंदर एलोकेट कर दी गई है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 50, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जैसा आपका यूपी में होता है, यूपी में क्या होता है बेटा, सारी की सारी सीट आपकी स्टेट वाले बच्चों को ही मिलेगी। सेम गोज फॉर हरियाणा। यहाँ पर भी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्योंकि फीस बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सारी की सारी सीट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अपने जो हरियाणा रेजिडेंट्स हैं उनको ही एलोकेट किया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस में आकर के बच्चों आपके पास 50-50 हो जाता है। 50% आपका स्टेट कोटा रहेगा और 50% आपका पास मैनेजमेंट कोटा होता है, यानी कि आपका ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स इस कोटा पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो आपका कैटेगरी वाइज होता है कि एससी को कितना मिलेगा, एसटी को कितना मिलेगा, पीडब्ल्यू के लिए कितना है, वो आपका नॉर्मल जैसा पूरे के पूरे स्टेट के हिसाब से आपको एलोकेट किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही आपके पास रहने वाला है। एडमिशन प्रोसेस की अब बात कर लेते हैं बेटा। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर आपका काउंसलिंग बेस्ड रहता है। काउंसलिंग बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म्स की डेट आएंगे, आप सब बच्चे उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग किसके बेसिस पर होती है? 12th मेरिट बेसिस पर आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आया है उसके बेसिस पर होगा। अच्छा, कौन कंडक्ट करवाता है बेटा? आपका हरियाणा नर्सेज एंड नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल पंचकुला, ये आपका जो है कंडक्टिंग बॉडी है, ये आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा। एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसेस रहेगा? वही आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, आपकी सारी की सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, कि आपका मतलब जो पर्सनल डिटेल्स हो गई, देन आपकी 12th की सारी डिटेल्स, 10th एंड 12th की सारी डिटेल्स डालिए। देन बेटा जी आपसे कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी। जब आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल कर दी, तो जिसके ज्यादा नंबर हैं उसको वो कॉलेजेस पहले अलॉट कर दिए जाएंगे, तो इस बेसिस पर आपका जो काउंसलिंग है वो करवाया जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा आपको आइडिया दें कि लास्ट ईयर यानी कि 24-25 में किन डेट्स पे आपके एडमिशन हुए थे, थोड़ा सा एक बार वो देख लिए। दिस इज फॉर योर रेफरेंस, कि आप यहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैम अगर पिछले साल इन डेट्स पर चालू हुए, तो इस साल भी अनुमानन इसके आसपास ही आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो बच्चा, पिछले साल जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और लास्ट डेट आपके पास 27 सितंबर थी। तो हम ये आइडिया लगा करके चल सकते हैं कि अब आपके ये जो फॉर्म्स हैं मिड सितंबर तक तो आ ही जाने चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर आपके पास आए। पहली मेरिट लिस्ट इन्होंने 30 सितंबर को, यानी कि बहुत जल्दी इन्होंने जारी कर दी थी। फिर जब इनकी पहली मेरिट लिस्ट आ गई, तो उन बच्चों को जो है अपना चॉइस फिल करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर कॉलेजेस को आपकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको फिल करना है। चॉइस फिल कर दिया बेटा जी, लॉक कर दिया। उसके बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड आ गया था 9 अक्टूबर को, एंड आपको सबसे पहले काउंसलिंग के लिए 10 से 14 अक्टूबर के बीच में बुला लिया गया था आपको। मतलब देखो, चॉइस फिल करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, आपको अलॉट कर दिया, आपको कॉलेजेस मिल गया। अब आप उन कॉलेजेस में 10 से 14 अक्टूबर के बीच में जाकर के अपना जो है रिपोर्ट कर सकते हैं एंड फी पेमेंट कर सकते हैं। तो 16 सितंबर के अराउंड लास्ट ईयर इसका जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम सितंबर एंड या तो फिर सितंबर 3rd वीक के अराउंड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस सेशन में आपका इन फॉर्म एएनएम और जीएनएम के फॉर्म्स आपके पास आ जाने चाहिए। अगर मैं काउंसलिंग फीस की बात करूं तो बेटा जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है। देखो, वैसे तो ये हर ईयर एवरी ईयर आपका वेरी करता है। हम आपको पिछले 1-2 साल का पैटर्न देख करके बता रहे हैं, तो इस साल का आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लेना कि आपके पास क्या रहने वाला है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो आपके पास आ जाएगी 750 है, एंड आपकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपए इसकी जो है फीस हो जाने वाली है।
अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो ट्यूशन फीस बेटा जी कॉलेजेस में एडमिशन के बाद आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करें, हॉस्टल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपका लगभग 15,000 रुपए तक की आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। एएनएम की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस में 1,37,800 के लगभग है, और जीएनएम के लिए अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास 2 लाख के लगभग हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है काउंसलिंग के लिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा आपको क्या क्या कैरी करना है अपने साथ। आप लोग जब जाएंगे तो 10th और 12th का अपना मार्कशीट्स लेके चले जाइएगा, ओरिजिनल लेकर के जाना है, साथ में अटेस्टेड कॉपी यानी कि फोटो कॉपी रख लेना उसको सेल्फ अटेस्ट करके, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हरियाणा डोमिसाइल, जो भी बच्चा हरियाणा कोटा से फॉर्म भरने वाला है तो उसके पास हरियाणा डोमिसाइल हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS से फिल कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल दिया कि इस सर्टिफिकेट के बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अपने आसपास ही किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट से आप इसको बनवा सकते हैं। आधार कार्ड, ऑब्वियसली बात है भाई, आधार कार्ड के बिना तो कुछ नहीं होता। स्कूल से आपको जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, या तो फिर अगर आप जीएनएम में फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एएनएम तो फिर आपको एएनएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि आप जिस बेसिस पर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो उससे नीचे की सारी एजुकेशन के सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लीजिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी अपने पास रखिएगा, ताकि अगर आपसे वहां पर काउंसलिंग के टाइम पर या तो फिर एडमिशन देते समय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके पास सारे के सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अब इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको हरियाणा में जो एएनएम जीएनएम के एडमिशंस होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।